हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए इस टॉपिक को पढ़ के समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम आसपास देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास कई सारा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। ठीक है, लेन देन हो रहा है। तो इन ट्रांजेक्शन्स में क्या तो सामान खरीदे या फिर बेचे जा रहे हैं विद द यूज़ ऑफ मनी, या फिर इस ट्रांजेक्शन्स में सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर डॉक्टर से दिखाने गया तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्रिप्शन में कुछ दवाई लिख के दे देता है, तो वो सर्विस देता है, बदले में आप उसे क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो यहाँ पे सर्विस एक्सचेंज हो रहा होता है मनी के साथ। या फिर कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मनी तो नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉमिस किया जाता है कि वो उसको पैसा बाद में दे देंगे। तो हर ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं। तो क्या आपने ये सोचा है कि जो हर ट्रांजेक्शन है उसमें क्यों मनी इन्वॉल्व होता है? तो इसका रीज़न सिंपल है। देखिए, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। मनी पास आने से इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई इंसान अपने सामान को या फिर सर्विस को पैसे के साथ अगर एक्सचेंज करता है तो वो उस पैसे से कोई भी कमोडिटी या फिर सर्विस को खरीद सकता है। ठीक है, Thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। तो इसीलिए हर कोई क्या चाहता है, सबसे पहले जो पेमेंट है वो मनी के रूप में आए और उसके बाद उस मनी से जो सामान चाहे वो खरीद ले। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई एक शू मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसको शू बेचना है और मार्केट में, और उसे वीट्स खरीदना है, घर में ले जाना है वीट खरीद के। ठीक है, तो वो शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सबसे पहले तो वो शू को एक्सचेंज करेगा क्या चीज़ से, मनी से। शू को बेचेगा और बदले में पैसा ले लेगा। ठीक है, और उस पैसे से वो क्या कर लेगा, वीट खरीद लेगा, मतलब वो पैसे को एक्सचेंज कर लेगा वीट से। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन ऐसे होता है। अब आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि ये ट्रांजैक्शन बिना पैसे का मदद से हो। तो अगर ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन में अगर हम मनी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तब क्या करना होगा, डायरेक्टली शूज़ को एक्सचेंज करना होगा वीट के साथ में, समझ रहे हैं। तब ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा, देखिए, ये जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर। इसको एक सबसे पहले वीट ग्रोइंग फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट ऑल्सो वांट्स टू बाई द शूज़ इन एक्सचेंज। ये वीट फार्मर अपना वीट बेचने के लिए भी इंटरेस्टेड हो, प्लस इस वीट फार्मर को ये जूता चाहिए हो, तभी तो इसको ये वीट मिल पाएगा, समझ रहे हैं। डैट इज़ बोथ पार्टीज़ हैव टू अग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज़। दोनों ही पार्टी को एग्री करना पड़ेगा एक दूसरे का सामान खरीदने और बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो शू मैन्युफैक्चरर है इसको इसका वीट खरीदना पड़ेगा, और ये जो वीट प्रोड्यूसर है इसको इसका शू खरीदना पड़ेगा, तो अभी ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब इसका जो वांट है वो इसके पास हो और इसका जो वांट है वो इसके पास हो। ठीक है, तभी ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखिए, तो इसका मतलब है व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई। एक पर्सन जो चीज़ बेचना चाह रहा है, दूसरा पर्सन को यही चीज़ खरीदना होना चाहिए। ठीक है, सेम रूल इसके लिए भी अप्लाई करता है कि अगर इसको वीट चाहिए तो इसको वीट तभी मिल पाएगा जब ये पर्सन को जूता चाहिए होगा। ठीक है, जिसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि व्हाट इज मीन्ड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो आपको लिखना पड़ेगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन्स अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई। ठीक है, चलिए, अब आपने एक टर्म सुना होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के साथ में। ठीक है, तो द बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन इसेंशियल फीचर। तो बार्टर सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन होने के लिए वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना ही पड़ेगा। इसका बिना कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो आपको लिखना होगा बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है। आपसे पूछेंगे कि हाईलाइट द इनहेरेंट प्रॉब्लम इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या प्रॉब्लम छिपा हुआ है, तो आपको ये एग्जांपल देकर समझाना पड़ेगा। ये जो शू सेलर है ये इसका ट्रांजेक्शन तभी हो सकता है जब ये ऐसे फार्मर को ढूंढे जो ना सिर्फ वीट बेचने में इंटरेस्टेड हो बल्कि इसका शू खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो ये पूरा बात आपको लिख के समझाना पड़ेगा जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आगे मूव करते हैं। अब मान लीजिए इसी सिचुएशन में मनी अगर आ जाता है तब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है। देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है,
अब ऐसा इकोनॉमी जिसमें मनी यूज़ किया जाता है वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वो एलिमिनेट हो जाता है। कैसे, चलिए समझते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाई हिज शूज़ एंड एट द सेम टाइम सेल हिम वीट। अब ये शू मैन्युफैक्चरर के लिए ये प्रॉब्लम सुलझ गया। इसको ज़रूरी नहीं है कि ऐसा फार्मर को ढूंढे जो वीट को बेचे और प्लस शू को खरीदे, ठीक है। अब क्या कर सकता है ये शू सेलर, देखिए, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड अ बायर फॉर ही शूज़। सिर्फ वो शू सेलर को क्या करना है, अपने शूज़ को खरीदने के लिए एक कस्टमर ढूंढ लेना है। तब वो कस्टमर या फिर बायर उस शू सेलर को क्या देगा, बदले में पैसा देगा। और एक बार उसके पास पैसा आ गया तब वो उस पैसे से क्या तो वीट खरीद लेगा या फिर कोई भी कम्युनिटी खरीद लेगा जो उसे चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे आप समझिए, पहले क्या हो रहा था, ये ट्रांजेक्शन होने के लिए इसको एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो वीट को बेचे प्लस शू को खरीदे। लेकिन अब बीच में अगर पैसा आ गया है तब ये शू सेलर क्या करेगा, किसी भी कस्टमर को अपना ये जूता बेचेगा और बदले में क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। अब ये इस पैसे को लेके किसी भी वीट सेलर के पास जाएगा और वहाँ से वीट खरीद लेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये वीट सेलर को अब इसको जूता ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वीट सेलर को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड। समझ रहे हैं? तो मनी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। यहाँ पे है शूज़ बहुत सारा और यहाँ पे है वीट, ठीक है, बहुत सारा। तो मनी क्या कर रहा है, बीच में आके इंटरमीडिएट, बिचौलिए का काम कर रहा है। पहले हम शूज़ को एक्सचेंज कर ले रहे हैं पैसे से, एक बार पैसा आ गया अब इसी पैसे से वीट खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, क्योंकि ये एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है, ठीक है। ये की वर्ड है यहाँ पे। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछेंगे कि हाउ डज़ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है? तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना ही लिख देंगे तो काफ़ी होगा कि ये एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। लेकिन अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ये तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, पूरा यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना है और यहाँ एंड तक, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं ये लोग। आपसे पूछेंगे कि हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करता है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ से शुरू करना है और पूरा एंड तक लिखना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर जो फ्रेज़ मिला है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है, ये काफ़ी काम का फ्रेज़ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी से मनी का डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए, अगला टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी क्या है? मनी इज़ समथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन्स, इसी को मनी बोलते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे किसी भी ट्रांजेक्शन में, वो चीज़ मनी कहलाएगा। तो ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम में हम क्या क्या चीज़ को मनी मान के चलते हैं वो चीज़ समझेंगे। तो पहले क्या होता था, कॉइन्स का इंट्रोडक्शन से पहले कई सारे चीज़ मनी के रूप में यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्जांपल इंडियंस लोग अनाज हो गए, कैटल्स, ग्रेन्स, कैटल्स, ये सबको एज अ मनी यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद आया मेटेलिक कॉइन्स का सिलसिला, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स को यूज़ किए जाने लगे मनी के रूप में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर। सबसे पहला है करेंसी। आज का टाइम में जो मनी है वो किस रूप में है, देखिए। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में 2 चीज़ आते हैं, ठीक है। ब्रॉड टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो इसमें 2 चीज़ आते हैं, एक हो गया करेंसी और दूसरा हो गया डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है, जिसको डिमांड डिपॉजिट ही बोलते हैं, समझेंगे थोड़ी देर में। करेंसी के अंदर 2 चीज़ आता है, एक हो गया पेपर नोट्स और एक हो गया कॉइन्स। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। तो पहले के ज़माने में और अभी के टाइम का जो मनी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले का टाइम में जो मनी होता था वो प्रीशियस मेटल्स का होता था, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिनका खुद का कुछ वैल्यू होता था। यहाँ तक कि जो ग्रेन, कैटल हो गया, ये सब भी इनका वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आज का टाइम में जो करेंसी है ये पेपर नोट हो गया। 10 रुपये का नोट है फॉर एग्जांपल, वो उस कागज़ का टूटेगा, खुद का कोई वैल्यू है क्या? वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। 2000 का रुपीज़ का नोट है, लेकिन वो पेपर का कॉस्ट कितना होगा, उतना तो नहीं होगा, तो उसका खुद का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, खुद का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है। इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो इसको ऑथराइज़ किया हुआ है, ठीक है। इंडिया में कौन इसको ऑथराइज़ करता है? देखिए,
इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, इशू करता है करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी को ये परमिशन नहीं है कि वो करेंसी छाप पाए, ठीक है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। यहाँ पे लॉ है जो लीगलाइज कर दिया है रूपी को यूज़ करने के लिए एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। कोई भी इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए, ठीक है। इंडिया में नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी इंडिविजुअल जो पैसा में पेमेंट किया जा रहा है उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए रूपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझे कि नहीं समझे? अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इशूड बाई हुम। करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में RBI भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर बनेगा। आपको ये लाइन देंगे एग्जाम में कि मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। खुद पे कोई वैल्यू नहीं है मॉडर्न करेंसी का, लेकिन फिर भी इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, तो क्यों? इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि वाई इज़ द रूपी या फिर करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रूपी या फिर करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा, बिकॉज इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये राइट मिला है कि वो करेंसी इशू कर पाए, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन इस करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है पेमेंट मेड इन रुपीज़ को, ठीक है। उसको वो पेमेंट रिसीव करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये सब कुछ प्रोविजंस है जिसके कारण जो रूपी है या फिर करेंसी जो है इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ करेंसी पे जो कि है डिपॉजिट विद बैंक्स। देखिए, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। लोग सारा पैसा तो कैश लेकर नहीं घूमेंगे, कुछ पैसा डिपॉजिट भी करते हैं बैंक में। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वर्कर को सैलरी मिलता है, तो वो क्या करता है डे टू डे नीड्स के लिए कुछ पैसा रख लेता है, कुछ करेंसी रख लेता है, और बाकी पैसा को, एक्स्ट्रा कैश को वो क्या करता है बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए वो बैंक में जाता है और एक अकाउंट खुलवा लेता है अपने नाम पे, ठीक है। तो बैंक वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ उस डिपॉजिट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो एडवांटेज हो रहा है लोगों को। पहला तो उनका मनी सेफ रह रहा है बैंक में, और दूसरा कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करके दे रहा है बैंक, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी प्रोविज़न है कि पीपल जब चाहे तब वो पैसा बैंक से निकाल सकता है, यानी बैंक से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब चूँकि जो लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं वो पैसा वो कभी भी विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं ऑन डिमांड, ठीक है। इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो अब से डिपॉजिट विद बैंक ना बोल के हम इसको क्या बोल रहे होंगे, डिमांड डिपॉजिट बोल रहे होंगे। समझ गए डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब डिमांड करेंगे तब वो बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। चलिए, अब डिमांड डिपॉजिट का एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है, ठीक है। इसी फैसिलिटी के कारण ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये फॉर्म ऑफ करेंसी का रूप ले लेता है, ठीक है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट्स द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू किया जाता है इंस्टेड ऑफ कैश। चेक क्या होता है? अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक एक ऐसा पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इस पर्सन को दे जिस पर्सन का नाम उस चेक पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चेक का डेफिनेशन आप तैयार रखेंगे। तो देख रहे हैं, तो चेक हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए। और ये चेक इशू कौन कर रहा है? बैंक इशू कर रहा है, यानी चेक इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड डिपॉजिट, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को मनी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए चेक पेमेंट कैसे किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है एम सलीम, वो एक पेमेंट करना चाहता है लेदर सप्लायर को, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक चेक फाड़ता है और उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है, 57,000 देना है, वो लिखता है, ठीक है। और कैसे लिखता है देखिए, ये यहाँ पे चेक का एक फ़ोटो लगाया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है अकाउंट पे ही, और लिखा गया है कि पे प्रेम कुमार ₹57,000 ओनली,
इतना बस लिख दिया गया, यहाँ पे नंबर्स में लिख दिया गया और यहाँ पे एम सलीम में साइन कर दिया, क्योंकि इशू कौन कर रहा है, एम सलीम इशू कर रहा है, इसके नाम पे इशू हो रहा है। और यहाँ पे अकाउंट पे ही लिखा है, मतलब जब ये प्रेम कुमार अपने बैंक में जाके ये चेक जब जमा करेगा तो ये 57,000 उसके अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा, इसलिए यहाँ पे अकाउंट पे ही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखा गया है और ये जो नीचे नंबर होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, इसको चेक नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे अकाउंट नंबर है, मतलब ये एम सलीम का अकाउंट नंबर है। तो 57,000 रुपीज़ जब ये प्रेम कुमार को जमा होगा बैंक अकाउंट में, तो उतना ही रुपया एम सलीम के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब पैसा जो है इस अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है द लेदर सप्लायर टेक्स दिस चेक एंड डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट इन द बैंक। तो ये जो लेदर सप्लायर है कौन, प्रेम कुमार, ये चेक को ले जाएगा और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। द मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट इन अ कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों में ये पैसा जो है वो एम सलीम के अकाउंट से डिडक्ट होकर कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रेम कुमार के अकाउंट में। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। तो यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन किसके हेल्प से हो रहा है, चेक के हेल्प से हो रहा है। तो देखिए, द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट्स पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। तो यहाँ पे ये चेक का वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम पेमेंट कर पा रहे हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। ठीक है, तो सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो अब आपको समझ में आ रहा है, आज के टाइम में जो इकोनॉमी है वहाँ पे मनी का मतलब करेंसी तो है ही, लेकिन साथ साथ डिमांड डिपॉजिट भी है। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को अब सभी लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो आपको लिखना पड़ेगा करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, दोनों है। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वो है बैंक का रोल। यहाँ पे बैंक काफ़ी अच्छा रोल परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, बट फॉर द बैंक्स, बट फॉर द का मतलब होता है अगर ये बैंक नहीं होते तो देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं हो पाता। और जब डिमांड डिपॉजिट नहीं है तो चेक कहाँ से इशू होगा, तो नो पेमेंट बाई चेक्स अगेंस्ट डिपॉजिट, तब ये चेक से पेमेंट भी नहीं हो पाता। तो ये डिमांड डिपॉजिट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, ये ऑल बिकॉज ऑफ बैंक। तो बैंक का एक फंक्शन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम और भी फंक्शन देखेंगे। तो द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो करेंसी है, डिपॉजिट है, ये सब काफ़ी क्लोजली लिंक है बैंकिंग सिस्टम से। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर, आपसे पूछेंगे कि वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज मनी। डिमांड डिपॉजिट को मनी क्यों कंसिडर किया जाता है, तो आपको ये पूरा बात यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर और देखिए, चेक का डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। फिर आगे देखिए, इसके ऊपर पूछेंगे कि डिपॉजिट विद बैंक को डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, तो ये बात आपको लिखना पड़ जाएगा। समझे? तो इतना चीज़ आप तैयार करेंगे तो काफ़ी होगा इस टॉपिक से। आगे मूव कर जाते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अभी तक हमने देखा है कि लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट में चेक फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो डिमांड डिपॉजिट को भी हम लोग एज अ मनी कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इतना बात हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम कुछ और बैंक्स का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब बैंक के पास इतना डिपॉजिट आ रहा है, लोग जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक उन पैसों का करती क्या है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखिए, बैंक्स जो है वो कुछ ही प्रोपोर्शन उन डिपॉजिट्स का अपने पास एज अ कैश रखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितना भी बैंक में डिपॉजिट होता है इंडिया में, उसका सिर्फ 15% ही वो एज अ कैश अपने पास रखती है। और ये 15% कैश अपने पास क्यों रखती है, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन जो डिपॉजिटर है वो पैसा विड्रॉ करने के लिए आ गए, तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना, बैंक मना तो नहीं कर सकती है। तो पैसा कहाँ से देंगे वो, तो ये जो पोर्शन वो लोग खुद के पास रखे हुए हैं एज कैश, उसी पोर्शन में से वो लोग उस डिपॉजिटर को पैसा दे देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर बैंक मान के चलते हैं कि एक दिन में सारे डिपॉजिटर आके पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक दिन सारे डिपॉजिटर लोग आके पैसा अगर विड्रॉ करने आ गए तो बैंक नहीं दे पाएगा उतना पैसा। तो अभी तक हमने समझा कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है, उस डिपॉजिट का कुछ ही छोटा सा अमाउंट वो अपने पास एज कैश रखती है। तो बाकी सारा पैसा बैंक क्या करती है, देखिए उन बाकी सारा पैसा का बैंक क्या करती है, लोन देती है। बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। समझे इतना? लोन्स का जरूरत क्यों पड़ता है, कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहे हैं, उन सब एक्टिविटी को करने के लिए पैसा का डिमांड होता है, इसके लिए लोन का भी काफ़ी ह्यूज डिमांड है। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरीके से जो बैंक है वो क्या कर रहा है, मीडिएट कर रहा है बिटवीन डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स।
जो दो लोग हैं, एक के पास सरप्लस ऑफ फंड है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिसको डिपॉजिटर बोलते हैं, और दूसरा लोग है जिनको पैसे का ज़रूरत है, जिसको बोरोवर बोलते हैं। ठीक है, तो इन डिपॉजिटर और बोरोवर को मिला कौन रहा है? ये बैंक मिला रहे, क्योंकि बैंक जो डिपॉजिटर है उनसे पैसा ले रहे हैं और जिनको लोन चाहिए उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात है, देखिए, बैंक चार्ज अ हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। अब यहाँ पे बैंक देखिए अपना दिमाग लगाता है, वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट रेट देते हैं ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं लोन के ऊपर। ठीक है, और यही जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे समझिए आप, देखिए ये बीच में बैंक है, इधर है डिपॉजिटर, इनके पास सरप्लस ऑफ फंड है, तो ये आके अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, बदले में इनको दो बेनिफिट हो रहा है, एक तो इनका पैसा सेफ रह रहा है और प्लस ये अपना विड्रॉवल जब चाहे तब कर सकते हैं, और प्लस इनको कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे है बोरोवर्स, इनको फंड का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये लोग बैंक से लोन लेने के लिए आते हैं, तो बैंक इनको लोन देता है, लेकिन बैंक ये शर्त रख देता है कि आपको जब लोन रीपे करेंगे ना, तब उसमें इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। और देखिए अब यहाँ पे दो इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट ये वाला और एक इंटरेस्ट ये वाला। तो ये जो लोन वाला इंटरेस्ट है ना, ये काफ़ी हाई होता है डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बैंक यहाँ पे लोगों को अगर 4% इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, तो यहाँ पे जब वो लोन देती है ना, तो अप्रॉक्स मान लीजिए 10% के आसपास चार्ज कर रही होती है। तो ये जो डिफरेंस है 10% और 4% का बीच में 6% जितना भी लोन दिया गया है उसका, तो ये 6% क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, और यही डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड एंड व्हाट इज पेड इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। समझे कि नहीं समझे? तो इस छोटे से टॉपिक से हमने क्या क्या समझा है, देखिए सबसे पहला बात हमने समझा कि बैंक्स जितना भी डिपॉजिट होता है उसका सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन एज कैश अपने पास रखती है। ये कैश का काम क्या है, टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक ऑन एनी गिवन डे। ठीक है, ये चीज़ अज्यूम करके चला जाता है कि सारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक दिन बैंक में पैसा लेने नहीं आएंगे। ठीक है, और जो मेजर पोर्शन है उस डिपॉजिट का वो उसका बैंक क्या करती है, लोन देती है। समझे? तो बैंक क्या कर रही है यहाँ पे, बैंक मीडिएट कर रही है बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, फिर हमने समझा कि बैंक का कमाई कहाँ से होता है, तो बैंक क्या करती है, लोन में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी हाई चार्ज करती है। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स का। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स दे एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। जो बैंक्स कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसका बैंक क्या करती है, तो दो काम करती है, कुछ प्रोपोर्शन एज कैश रखती है अपने पास फॉर डीलिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, और मेजर पोर्शन को क्या करती है, लोन देने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, हाउ डू द डिपॉजिट्स विद बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम। ये डिपॉजिट्स बैंक का सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, तो आपको ये पूरा बात यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। देखिए सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट होता क्या है। एक चीज़ तो आप समझ गए हैं कि हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और इन ट्रांजेक्शन्स में क्रेडिट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। क्रेडिट का मतलब सिंपल शब्दों में होता है लोन, यानी उधारी पे कोई चीज़ लेना। तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट यानी लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। देखिए काफ़ी अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है क्रेडिट का। तो क्रेडिट सबसे पहला क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें जो लेंडर है वो बोरोवर को क्या क्या चीज़ सप्लाई कर सकता है, क्या तो पैसा देता है उधारी पे, नहीं तो सामान देता है उधारी पे, नहीं तो कोई सर्विस देता है उधारी में। बदले में उसे क्या मिलता है, सिर्फ प्रॉमिस मिलता है कि फ्यूचर में उसे पेमेंट मिलेगा। तो इसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, लोन या फिर क्रेडिट बोलते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे हम दो डिफरेंट सिचुएशन देखने वाले हैं, एक है नंबर 1 फेस्टिवल सीजन वाला और दूसरा है स्वप्नास प्रॉब्लम वाला। चलिए देखते हैं फेस्टिवल सीजन। देखिए, इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज़ टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम। कुछ काम का बात हम अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। देखिए 2 महीने बाद फेस्टिवल सीजन है और एक शू मैन्युफैक्चरर है जिनका नाम है सलीम, तो उनको एक लार्ज ट्रेडर ने 3000 जूते बनाने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, और वो भी कितने टाइम में, 1 महीने में। ठीक है, इतना समझे? तो इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए सलीम को क्या करना होगा, फ्यू मोर वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा ताकि स्टिचिंग पेस्टिंग का काम जल्दी से हो पाए।
प्लस कुछ रॉ मटेरियल्स भी परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इन सब के लिए तो चाहिए होगा पैसा, तो ये सब एक्सपेंस को मीट करने के लिए वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं फ्रॉम 2 सोर्सेज से, ठीक है। वो दोनों सोर्स क्या है देखिए, सबसे पहले वो जाते हैं लेदर सप्लायर के पास और उनको बोलते हैं कि आप लेदर सप्लाई कर दीजिए और प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में पे करेंगे। तो यहाँ पे वो क्रेडिट ले रहे हैं और वो भी गुड्स का क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे। सेकंड, वो किससे लोन लेते हैं देखिए, सेकंड वो जाते हैं लार्ज ट्रेडर के पास और बोलते हैं कि आप 1000 जूतों का जो पेमेंट है वो पहले ही एडवांस में कर दीजिए, जब हम डिलीवरी देंगे तो उसका पैसा वहीं पे कट हो जाएगा, ठीक है। आप बचा हुआ 2000 जूतों का फिर पैसा दे दीजिएगा। तो ऐसे करके वहाँ से वो लोन लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, तो महीने बाद ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं वो। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता है और उस प्रॉफिट को अपने पास रख के जो लोन अमाउंट था वो उसको रीपे भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो क्रेडिट है या फिर लोन है वो काफ़ी पॉजिटिव और वाइटल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। क्रेडिट से क्या हो गया देखिए, जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, वर्कर्स हायर करने हो गए, रॉ मटेरियल परचेज करने हो गए, वो सब इजीली परचेज हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। दूसरा रोल क्या है यहाँ पे क्रेडिट का, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। जो टाइम था 1 मंथ का टाइम लिमिट, उस टाइम पे भी ये काम पूरा हो गया, ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज हुआ। तीसरा एडवांटेज ये हुआ कि इससे इनका अर्निंग भी इंक्रीज़ हो गया, किसका, इस शू मैन्युफैक्चरर सलीम का, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट हुआ क्रेडिट से। क्रेडिट से एक ये भी बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे जो कैपिटल नीड्स होता है प्रोडक्शन का वो इजीली मीट हो जाता है, ठीक है। लेबर, कैपिटल, ये सब इजीली मिल जाता है। तो देखिए, क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, स्वप्नाज प्रॉब्लम। स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है, वो ग्राउंडनट ग्रो करती है अपने 3 एकड़ ज़मीन पर, ठीक है। तो वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन लेती है एक मनी लेंडर से, ताकि जो कल्टीवेशन का एक्सपेंस है वो मीट हो पाए, ठीक है। और वो इस उम्मीद में लोन लेती है कि जब हार्वेस्ट होगा तो वो अपना प्रॉफिट पैसा कमा के जो लोन का अमाउंट है वो रीपे कर देगी, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि मिडवे थ्रू द सीज़न के बीच में पेस्ट अटैक हो जाता है क्रॉप पे, ठीक है। कीड़े लग जाते हैं और पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाता है। स्वप्नाज अपने क्रॉप को बचाने के लिए कुछ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स भी छिड़कती है, लेकिन ज़्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो मनी लेंडर से पैसा ली हुई होती है उसे रीपे नहीं कर पाती है, और इससे जो डेट है, जो लोन अमाउंट है, वो बढ़ता चला जाता है और साल ख़त्म होते होते ये अमाउंट बढ़ के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। फिर अगले साल क्या करती है, स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, फिर से एक लोन लेती है ताकि इस बार अच्छा खेती करके पिछला साल का भी लोन चुकाएंगे, इस साल का भी लोन चुकाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस साल एक नॉर्मल क्रॉप हो जाता है, ठीक है, और इतना अर्निंग सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने पुराने लोन को भी चुका पाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्वप्ना है, सी इज कॉट इन डेट, वो लोन में फंस चुकी है। अब ये लोन चुकाने के लिए उसको क्या करना होगा, सी हैज़ टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट, उसको अपना ज़मीन का कुछ पार्ट बेचना पड़ेगा। समझ रहे हैं, कितना ज़मीन था, 3 एकड़ ज़मीन में से कुछ ज़मीन इसको बेचना पड़ेगा। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि जो मेन डिमांड होता है क्रेडिट के लिए वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही होता है। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, सीड्स का खर्च हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों में काफ़ी खर्च आता है। तो इन सब चीज़ के लिए लोग क्या लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है। और कम से कम समय कितना होता है, 3 से 4 महीने का समय होता है जब किसान रॉ मटेरियल्स को बाई करते हैं और फाइनली जो सेल करते हैं, इस दोनों काम में 3 से 4 महीने का गैप होता है, ठीक है। तो फार्मर्स यूजुअली ये क्रॉप लोन्स कब लेते हैं, सीजन के बिगिनिंग में जब फसल का बुआई होता है तब, और लोन को रीपे कब करते हैं, जब फसल का हार्वेस्ट होता है तब, ठीक है। और ये रीपेमेंट है यूजुअली क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है फार्मिंग से, ठीक है। तो स्वप्ना के केस में हमने देखा कि वो क्रॉप फेलियर का वजह से लोन रीपेमेंट नहीं कर पाई, ठीक है। फाइनली उसे क्या करना पड़ा, सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन, कुछ ज़मीन उसको बेचना पड़ा। तो क्रेडिट यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है देखिए, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्ड्स ऑफ। तो क्रेडिट उनका अर्निंग बढ़ाने का बजाय उनका कंडीशन और बिगाड़ देता है। तो कंडीशन बिगाड़ने के लिए ये वर्ड आप याद रखिएगा, वर्ड्स ऑफ। कंडीशन सुधारने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बेटर ऑफ, ठीक है। ये 2 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ये रहा यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये रहा बेटर ऑफ, ठीक है। चलिए, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। तो ये जो सिचुएशन हो गया जिसमें हम लोन चुकाना इम्पॉसिबल हो जाता है और उसके बदले में कुछ लॉस बियर करना पड़ता है, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेट ट्रैप। तो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं डेट ट्रैप, समझे। तो हमने देखा है 2 सिचुएशन यहाँ पे। एक सिचुएशन में तो क्रेडिट हेल्प करता है अर्निंग इंक्रीज करने में,
तो इससे जो पर्सन का जो पोजीशन है वो बेटर ऑफ हो जाता है पहले के मुकाबले। और दूसरा सिचुएशन ये था कि क्रॉप फेलियर का वजह से जो स्वप्ना है वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाती है, इससे वो डेट ट्रैप में फंस जाती है, इससे उससे ज़मीन का कुछ पोर्शन बेचना पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्रेडिट यूज़फुल होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला चीज़ है उस सिचुएशन पे रिस्क कितना है, और दूसरा चीज़ है अगर मान लीजिए कोई लॉस हो रहा है तो कोई सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं। तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्रेडिट यूज़फुल होने वाला है कि नहीं। समझे कि नहीं ये पूरा टॉपिक, दोनों सिचुएशन। चलिए अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। चलिए समझते हैं क्या है ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखिए, हर एक लोन एग्रीमेंट में दो चीज़ मेंशन रहता है, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट। प्रिंसिपल यानी आप कितना रुपया लोन में ले रहे हैं, और जब आप लोन रीपे करेंगे तो कितना रुपया आप उस पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ हमेशा मेंशन रहता है। इसके साथ साथ जो लेंडर है वो कुछ और चीज़ भी डिमांड करते हैं, वो क्या है, कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यानी आपको कोई चीज़ गिरवी रखना पड़ता है लेंडर के पास, तभी आपको कोई चीज़ लोन मिलता है। तो कोलेट्रल का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो डेफिनेशन ये रहा, कोलेट्रल इज एन एसेट, ये एक ऐसा संपत्ति है दैट द बोरोवर ओन्स, जिसका मालिक बोरोवर होता है। ये संपत्ति क्या क्या हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक में जो पैसा आप डिपॉजिट किए, ये सब चीज़ कोलेट्रल के अंडर आ सकता है। ठीक है, एंड यूज दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, और जब तक आप लोन का पैसा चुकाते नहीं है तब तक ये गारंटी के रूप में रहता है लेंडर के पास में। ठीक है, तो इस चीज़ को कोलेट्रल बोलते हैं। समझे, कोलेट्रल का यूज़ क्या है, इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। अगर ये बोरोवर लोन रीपे नहीं कर पाया तो जो लेंडर है उसके पास ये हक है कि वो इस एसेट या फिर कोलेट्रल को बेच दे और अपना पेमेंट वसूल ले वहाँ से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग्स। कोलेट्रल के एग्जांपल्स ये सब हो गए, ज़मीन का कागज़ हो गया, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो हो गया, कोई जानवर हो गए। ठीक, ये सब कोलेट्रल के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप कोलेट्रल का डेफिनेशन तैयार करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है हाउस लोन के बारे में। देखिए, मेघा नाम की एक लड़की है, उसने एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का। पर्पस क्या है, टू परचेज अ हाउस, वो घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए लोन लेती है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% है, वो भी सालाना। ठीक है, तो इसको हम लोग 12% पर एनम भी बोलते हैं। कई सारा इंटरेस्ट रेट मंथली भी होता है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे मंथली वाले का। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आप 100 रुपया लोन ले रहे हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा कितना, साल के अंत में 112 रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक है, 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। फिर आगे देखिए, द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। लोन का ड्यूरेशन कितना है, 10 साल में आपको लोन को रीपे करना है, और मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने कुछ कुछ पैसा आपको पे करते रहना है। ठीक है, लोन लेने के लिए मेगा को क्या क्या करना पड़ा, देखिए, मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी। उनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े कि वो कहाँ पे काम कर रही है, कब से काम कर रही है, साथ ही साथ उनका सैलरी कितना है। तो इन सब के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट की बिफोर द बैंक अग्री टू गिव हर द लोन। ठीक है, द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, और बैंक ने गिरवी के रूप में, कोलेट्रल के रूप में क्या रखा, जो नया घर मेघा ने खरीदा है उसका पेपर जो है वो बैंक ने कोलेट्रल के रूप में रख लिया। विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपेज द इंटायर लोन विथ इंटरेस्ट। ये जो घर का कागज़ है जो मेघा ने नया लिया है, ये घर का कागज़ मेघा को तभी लौटाए जाएंगे जब मेघा पूरा लोन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रीपे कर देती है तब। समझे, तो ऐसे ये लोन मैकेनिज्म काम करता है। फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेगाज हाउसिंग लोन। अब चलिए सब कुछ डिटेल्स थोड़ा फिल करते हैं, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। लोन अमाउंट कितना है, तो यहाँ से देख के बोल सकते हैं 5 लाख रुपया लोन अमाउंट है। ड्यूरेशन ऑफ लोन मतलब कब तक लोन चुकाना है, तो 10 ईयर्स हो जाएगा ये। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट रेट कितना है, तो 12% पर एनम लिखना जरूरी है। फिर मोड ऑफ रीपेमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और कोलेट्रल क्या रखा है, तो पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस कोलेट्रल रखा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है ना, इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो गया, और साथ ही साथ मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं,
टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, समझे कि नहीं, लोन लेने का शर्तें। और ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट काफ़ी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लोन ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो लेंडर है या फिर बोरोवर है उनका नेचर कैसा है, ठीक है। इन सब चीज़ पे भी ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ से आप क्या क्या चीज़ का डेफिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहला तो कोलेट्रल क्या है, कोलेट्रल का यूज़ क्या है, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये 3 चीज़ आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई डू बैंक्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल गिविंग क्रेडिट टू अ बोरोवर। बैंक्स कोलेट्रल क्यों चाहती है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये कि अगर बोरोवर रिपे करने में फेल होता है तो बैंक जो है वो उस कोलेट्रल को सेल करके अपना पेमेंट ऑब्टेन कर लेगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे, आपसे पूछेंगे कि व्हाट कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो आपको ये सब चीज़ लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स इसको करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। वाइल टेकिंग अ लोन बोरोवर्स लुक फॉर ईजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो बोरोवर्स है वो हमेशा क्या चाहते हैं, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो ईजी रहे। तो ये ईजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बोरोवर के लिए ईजी रहना है, मतलब दिस मीन्स डैश इंटरेस्ट रेट। तो बोरोवर हमेशा चाहेगा कि उसके लिए इंटरेस्ट रेट लो रहे, ठीक है। साथ ही साथ कंडीशन ऑफ रीपेमेंट कैसा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, बोरोवर ये चाहेगा। और साथ ही साथ कोलेट्रल मोर चाहिए या फिर लेस चाहिए, तो कोलेट्रल हमेशा कम चाहिए, कम चीज़ गिरवी रखना पड़े, बोरोवर तो यही चाहेगा ना। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में लिखा गया है, एक विलेज के एग्जाम्पल से ये बताया गया है, ठीक है। मतलब रोहित और रंजन इन्होंने अपने क्लास में टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा और इनके मन में ये जिज्ञासा उठा अपने विलेज के बारे में जानने का कि कौन लोग वहाँ पे पैसा बोरो करते हैं, कौन लोग पैसा देते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो अपने विलेज में कुछ लोगों से बात किए। तो देखिए सबसे पहला इंसान है श्यामल, इनसे वो बात करते हैं। श्यामल एक स्मॉल फार्मर है, देखिए वो क्या बोलते हैं। श्यामल बोलते हैं कि हर एक सीज़न में उन्हें लोन लेना पड़ता है ताकि वो अपने 1.5 एकड़ ज़मीन में कल्टीवेशन कर पाए, ठीक है। कुछ साल पहले तक वो लोन कहाँ से लेते थे, एक विलेज मनी लेंडर से लेते थे एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, यानी 60% पर एनम हो गया ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात लेंडर कौन है, तो विलेज मनी लेंडर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना होता है, 5% पर मंथ का। एक महीने का अगर 5% है तो एक साल का कितना बता सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 5 60% पर एनम मतलब पर ईयर, ठीक है। तो ये हो गया टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये तो हो गया पहले का बात, पहले वो विलेज मनी लेंडर से लोन लेते थे, लेकिन अब वो लोन किससे ले रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स वो एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन ले रहे हैं। ये एग्रीकल्चरल ट्रेडर जो लोन है वो इंटरेस्ट रेट 3% पर मंथ पे देता है, ठीक है। बता सकते हैं पर एनम पे ये इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 3% एक महीने का है तो 12 महीने का 36%, ठीक है। तो उससे तो सस्ता है, ये विलेज मनी लेंडर से तो सस्ता पड़ा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर है ये कुछ और भी प्रोवाइड करता है, देखिए ही सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। जो खेती में सामान चाहिए खेती करने के लिए वो सामान भी लोन पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसके साथ साथ ये जो एग्रीकल्चरल ट्रेडर है ये कुछ और शर्त भी रख देता है। वो शर्त क्या है कि वो जो फार्मर है मतलब श्यामल को अपना सारा जो फसल है हार्वेस्ट है वो इस ट्रेडर को ही बेचना पड़ेगा। इससे ट्रेडर का 2 फायदा हो गया। पहला, ट्रेडर ये इंश्योर कर लेता है कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि श्यामल हार्वेस्ट के बाद फसल किसी और से बेच के और भाग जाए कहीं पे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन के बाद कि फसल ट्रेडर को ही बेचना पड़ेगा, तो ये किसान अपना फसल लेके इसी के पास जाएगा तो इसका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है, मिल जाएगा। ये पहला बेनिफिट हुआ। और दूसरा बेनिफिट इसी एग्रीकल्चर ट्रेडर का ये होता है कि देखिए जब हार्वेस्ट होता है तो यूजुअली क्रॉप का जो प्राइस है वो डाउन जाता है, कम होता है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर ट्रेडर कम दाम में क्रॉप्स को खरीद लेता है और बाद में जब क्रॉप्स का प्राइस हाई जाता है तब ये बेचता है। तो ऐसे यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेडर कमा लेता है। समझे कि नहीं समझे, सिर्फ समझिएगा कंडीशन क्या है। इसके आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मेन चैप्टर, तब ये सब चीज़ हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। फिर ये दोनों लड़के जो हैं रोहित और रंजन, ये अरुण से बात करते हैं। अरुण एक सुपरवाइज़र है, ये एक फार्म लेबरर के काम को सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो ये सोनपुर के कुछ लोगों में से है जो लोन कहाँ से लेता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंडर कौन है, बैंक हो गया, समझे। इंटरेस्ट रेट का बात करें तो कितना है, देखिए 8.5% पर एनम, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट है। मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट है वो काफ़ी चीप है, ये वर्ड याद रखिएगा, चीप क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट कितना था, 60% था पर एनम। वहीं बैंक से अगर लोन लेते हैं तो 8.5% पर एनम, काफ़ी सस्ता है ना। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ट्रेडर था ये भी कितना दे रहा था, 36% दे रहा था पर एनम, 3% का हिसाब से, ठीक है।
तो यहाँ तो काफ़ी कम है उस हिसाब से। फिर इसको इस लोन को चुकाना कब है? इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों में ये चुकाना है। और साथ ही साथ अरुण ये प्लान करता है कि जब वो हार्वेस्ट करेगा तो कुछ पार्ट ऑफ क्रॉप को बेच के लोन चुका देगा और बचा हुआ क्रॉप को क्या करेगा, वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देगा, ठीक है, और फिर से एक लोन ले लेगा इस कोल्ड स्टोरेज के ऊपर में। तो ऐसा कुछ अरुण का प्लान है। फिर आगे देखिए, आगे ये दोनों लड़के रामा से बात करते हैं। रामा क्या है? एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, ठीक है, इसका अपना ज़मीन नहीं है। तो ये किसके अंडर में काम करता है? देखिए, एक एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको लोन लेने का ज़रूरत क्या है। तो ये लोन किस लिए लेता है? देखिए, टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, रोज़ का खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेता है। कोई बीमार पड़ गया, घर में कोई फंक्शन हो गया, तो उसके लिए ये क्रेडिट लेता है, ठीक है। क्रेडिट देता कौन है इसको? एम्प्लॉयर देता है। और इंटरेस्ट रेट देखिए 5% पर मंथ, यानी ये भी काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना हो गया पर एनम का बता सकते हैं? 12 या 60% पर एनम हो गया, ठीक है। और रामा इस लोन को चुकाती कैसे है? तो वो उस लैंड ओनर के, मतलब इस एम्प्लॉयर के ज़मीन में काम करके इस लोन को चुकाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पिछला लोन छुट्टा नहीं होता है कि वो एक नया लोन फिर से ले लेती है। तो एट प्रेजेंट सी ओज द लैंड ओनर 5000 रुपीज़, अभी भी लैंड ओनर उसे 5000 रुपये पाते हैं, ठीक है। लैंड ओनर उसे अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहीं पे काम करती है, क्योंकि रामा को पता है कि जब भी उसे कोई लोन का ज़रूरत पड़ेगा, पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये लैंड ओनर यानी एम्प्लॉयर्स ही उसे पैसा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लेंडर है वो कौन है? लैंड ओनर एम्प्लॉयर हो गया। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो लोन है वो किस लिए लिया जा रहा है यहाँ पे? टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। तो तीनों पर अगर एक बात में देखें तो देखिए, यहाँ पे लेंडर कौन है? तो विलेज मनी लेंडर, एग्रीकल्चरल ट्रेडर, ये हो गया लेंडर। यहाँ पे लेंडर कौन है? बैंक। यहाँ पे लेंडर कौन है? एम्प्लॉयर। समझे इतना? इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं कि सिर्फ बैंक के केस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, बाकी हर जगह इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वो काफ़ी चीप है, ठीक है। और इन सब में जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हाई है, समझ रहे हैं? ये सब फ्रेजेस पे ध्यान दीजिएगा, चीप क्रेडिट और हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। आगे स्टोरी चैप्टर में देखने को मिलेगा हमें। चलिए, तो इतना हमने समझ लिया। तो बस जितना अंडरलाइन किया उतना अंडरलाइन कर लीजिए। क्या याद करना है हम बता देंगे, अभी सिर्फ आपका बेस डेवलप हो रहा है, आगे चैप्टर में ये सब फिर से मेंशन किया गया है। फिर एक और टर्म हमें समझना पड़ेगा, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ये क्या है कोऑपरेटिव्स? चलिए समझते हैं। बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या फिर सिंपली कोऑपरेटिव्स। तो हमें तो पता है कि बैंक्स जो है वो काफ़ी चीप क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लेकिन बैंक्स के अलावा जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, या फिर जिसको सिंपली कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, ये भी काफ़ी चीप क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि चीप क्रेडिट कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या फिर इसको सिर्फ कोऑपरेटिव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो लोग आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। पूल करते हैं मतलब सब अपना रिसोर्स एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। अपना रिसोर्सेज को सब एक जगह जमा करते हैं। कई सारे टाइप के कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एट्सेट्रा। तो सोनपुर में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है कृषक कोऑपरेटिव, ठीक है। इसमें 2300 फार्मर्स इसके मेंबर्स हैं। इसमें होता क्या है कि इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। ये जो 2300 फार्मर्स है ये सब कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा। विद दिस डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। और इसी डिपॉजिट को ये लोग क्या रखते हैं? गिरवी रखते हैं। और गिरवी रख के ये जो कोऑपरेटिव है एक बड़ा अमाउंट लोन में ले लेते हैं बैंक से, ठीक है। क्योंकि एक इंसान लोन लेने जाएगा तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि गिरवी रखने के लिए उतना सामान है नहीं। लेकिन अगर सारा लोग अपना रिसोर्स को पूल करेंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे और तब लोन लेने जाएंगे तो लोन ईजिली मिल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट ये कोऑपरेटिव वाले लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब सब ने कुछ पैसा जमा किया तो एक बड़ा अमाउंट हो गया। उस बड़ा अमाउंट को एज अ कोलेटरल गिरवी रख के एक लोन ले लेते हैं बैंक से, और इसी फंड का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर। फिर अपने मेंबर्स को लोन देते हैं, समझे। तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव्स काम करता है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग मेन चैप्टर पे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब अब यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए, अगला टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। समझते हैं। तो जितने भी टाइप के लोन्स हैं उन सबको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है। अब दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आते हैं? तो अमॉन्ग द फॉर्मल्स आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स।
अगर कोई इंसान बैंक से लोन ले रहा है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहा है तो वो कहलाएगा फॉर्मल सेक्टर लोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं फॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आता है, देखिए, द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स हो गया, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो इन सबसे अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये कहलाएगा इनफॉर्मल सेक्टर लोन। समझे कि नहीं समझे। अब ग्राफ 1 यहाँ पे एक पाई चार्ट दिखाया गया है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कोई रूरल हाउस होल्ड कहाँ कहाँ से लोन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रूरल एरिया में जो लोग हैं वो 25% लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, फिर 25% लोग कमर्शियल बैंक यानी जो भी नॉर्मल बैंक्स होता है, SBI, सेंट्रल बैंक जो भी है, वहाँ से ये लोग लोन लेते हैं, ठीक है। फिर बचा हुआ 5% अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ये सभी फॉर्मल में आते हैं, ठीक है। फिर बचा 1% गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, ये सब बताया गया है। और बात करें ये रिलेटिव्स फ्रेंड्स तो 8% हो गया, मनी लेंडर 33%, तो ये लैंडलॉर्ड्स 1%, तो ये सब आता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में। तो इस पाई चार्ट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। जो रूरल हाउस होल्ड्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते हैं उसमें जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है। तो जो इनफॉर्मल में सबसे मेन जो है वो कौन सा है, मनी लेंडर है, ठीक है, 33%। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा मनी लेंडर। समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस फॉर्मल सेक्टर लोन्स के ऊपर, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स, ठीक है। ये जो बैंक्स और कोऑपरेटिव से किसको कितना लोन दे रहे हैं ये सबको सुपरवाइज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये करेंसी इशू करता है, ठीक है। देखिए और RBI का क्या क्या काम है वो देखेंगे हम लोग। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। हमने स्टार्टिंग में ये भी देखा था कि बैंक जितना भी डिपॉजिट लेता है उसका कुछ मिनिमम अमाउंट, यानी हमने देखा था 15% वो कैश अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये कितना कैश अपने पास रख रहा है कि नहीं रख रहा है इसको मॉनिटर कौन करता है, तो इसको भी RBI ही मॉनिटर करता है। ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली RBI और क्या करता है, देखिए, द RBI सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स एट्सेट्रा। RBI ये भी देखता है कि जो बैंक है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को लोन सिर्फ ना दे, वो छोटे कल्टिवेटर्स हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, स्मॉल बोरोवर्स है, इन सबको भी लोन दे, ठीक है। सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स को लोन ना दे। तो ये भी चीज़ RBI मॉनिटर करता है, ठीक है। इसके साथ साथ पीरियोडिकली द बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। तो समय समय पर ये जो बैंक्स है इनको RBI को कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ता है कि वो कितना पैसा लोन दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं। तो इन सब तरीके से RBI क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखिए आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कि विच बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है उसको सुपरवाइज कौन करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और कैसे सुपरवाइज करता है तो ये पूरा पॉइंट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में आपको 2 पॉइंट और पता होना चाहिए। वो 2 पॉइंट ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यूजुअली लो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंडर कौन है, बैंक्स और कोऑपरेटिव से, ये लोग काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलिए तो ये अगर आपसे एग्जाम में 4 फीचर कोई पूछे फॉर्मल सेक्टर लोन्स का तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मल सेक्टर लोन्स में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसका जो फंक्शनिंग है वो RBI सुपरवाइज करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होता है, यानी ये चीप क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इट रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल। समझे, ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। देखिए, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये पहला पॉइंट है। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेंडर्स है ये लोग कैसे लोन दे रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं, ठीक है, इसको सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। सारा मर्जी इन लेंडर्स का चलता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा था फॉर्मल सेक्टर में क्या था, RBI था इस चीज़ को सुपरवाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। फिर आगे देखिए, दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़। इन लेंडर्स का मर्जी है कि ये लोग जितना मर्जी उतना इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग
अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। ये लोग पैसा को वसूलने के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं और इन अनफेयर मीन्स का यूज़ को स्टॉप करने के लिए भी कोई नहीं है। तो काफ़ी मनमानी चल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ देखिए, कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। तो ये तो बात हमें पहले से पता है कि जो इनफॉर्मल लेंडर्स है वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बोरोवर है ऑफ इनफॉर्मल लोन्स का वो काफ़ी हाई है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे कोई इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में 4 पॉइंट पूछे तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसमें कौन कौन आते हैं। तो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये लोग आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इस जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पे लोन्स लेने के लिए कोई कोलेट्रल का जरूरत नहीं पड़ता है और कोई डॉक्यूमेंटेशन का उतना नीड नहीं होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली वेरी हाई होता है, ठीक है। चलिए, फिर आगे अब हम पढ़ेंगे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमें पता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, इसका मतलब जो बोरोवर है उसका जितना भी कमाई होगा उसका लार्जर पार्ट उस लोन को रीपे करने में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उस बोरोवर के पास काफ़ी कम इनकम बचेगा अपने लिए, ठीक है। और कभी कभी तो इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि जो लोन देने वाला अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है कमाई से, ठीक है। मतलब लोन लेना और महंगा पड़ गया। तो इस केस में इंक्रीजिंग डेट का सिचुएशन देखने को मिलता है और फाइनली डेट ट्रैप, वो इंसान फंस जाता है डेट ट्रैप में। तो फाइनली उसको कुछ ज़मीन बेचना पड़ जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ लॉस झेल के उस लोन को चुकाना पड़ता है। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है कि मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में कुछ आइडिया हो, वो कुछ नया एंटरप्राइज खोलने का सोच रहे हो, लेकिन अगर वो लोग देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतना हाई है तो वो लोग अपना आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई नया काम करने से बहुत डरेगा। तो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यही सब रीज़न का वजह से बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लैंड मोर। बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़्यादा लोन देना पड़ेगा क्योंकि इनका लोन चीप होता है। अगर ये लोन चीप देंगे तो इससे बेनिफिट क्या है, देखिए, इससे लोगों का इनकम हाई हो जाएगा और वो लोग वैरायटी ऑफ नीड्स के लिए लोन ले पाएंगे, वो भी काफ़ी सस्ते रेट पे, ठीक है। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेसेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। कई सारे काम वो कर सकते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, ये सब काम भी वो लोग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो क्रेडिट जो होना चाहिए वो चीप होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आपको ये लाइन देंगे कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट और बोलेंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको इसका आंसर में ये लिखना पड़ेगा कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से क्या क्या डिसएडवांटेज है और चीप क्रेडिट से क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। ये सारा बात आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। तो यहाँ पे एक ग्राफ 2 नीचे दिया गया है, ये रहा ग्राफ 2। इसमें बताया क्या गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ के जो लोग हैं वो कितना फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और कितना इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। द पीपल आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम पुअर टू रिच। तो पीपल 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब है अर्बन एरिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ एसेट है अर्बन एरिया का ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो अच्छा खासा घर से बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिच लोग हैं, ठीक है। तो यू कैन सी डेट 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो देखिए ये जो पुअर हाउस होल्ड है वो 85% लोन कहाँ से ले रही है, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रही है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है वो इनफॉर्मल सेक्टर डिनोट करता है और ये जो पर्पल कलर है वो डिनोट करता है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो मेनली अपना लोन का जरूरत कहाँ से पूरा करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से पूरा करते हैं। रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न 2 हो सकते हैं। क्या तो इन पुअर हाउस होल्ड के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इनके पास कोई गिरवी रखने के लिए नहीं होगा कोई चीज़। तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल और लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ये 2 रीज़न है जिस वजह से ये पुअर हाउस होल्ड मेनली अपना लोन कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर, व्हाई आर मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स डिप्राइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। तो क्यों पुअर हाउस होल्ड फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते हैं। तो 2 रीज़न हो सकता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होना और कोलेट्रल नहीं होना, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब हम बात करेंगे रिच अर्बन हाउस होल्ड के बारे में, ठीक है। उनका सिर्फ देखिए 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, जबकि 90% लोन वो लोग फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। ये देखिए ये है रिच हाउस होल्ड, ये लोग 90% लोन बैंक से लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है।
और सिर्फ 10% ही इनफॉर्मल लोन्स लेते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है, द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग। यहाँ पे हमें एक कंट्रोवर्सी नज़र आ रहा है। देखिए, जो लोग पहले से ही रिच है वो लोग को और सस्ते में लोन मिल जा रहा है, जबकि जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है बोरोइंग के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पूरे टॉपिक में जो भी पढ़ा है वो क्या सजेस्ट करता है, वो दो चीज़ सजेस्ट करता है। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। जो रूरल एरिया के जो लोग हैं वहाँ का सिर्फ 50% ही नीड फॉर्मल सेक्टर पूरा कर पाता है। हमने देखा था अभी ऊपर एक ग्राफ 1 में। ठीक है, फिर आगे देखिए, द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। बचा हुआ जो लोन का जरूरत वो कौन पूरा करता है, इनफॉर्मल सोर्सेज पूरा करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हमें पता है कि जो इनफॉर्मल लेंडर्स है वो वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इससे जो बोरोवर्स का इनकम है वो काफ़ी कम इंक्रीज हो पाता है। तो इसीलिए ये नेसेसरी है कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। ठीक है, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। समझ में आ गया होगा, हम चाहते हैं कि जो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स है वो अपना लेंडिंग बढ़ाए, खासकर से रूरल एरिया में, ताकि लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे कम डिपेंडेंट रहे। ठीक है, अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछेंगे कि वाई देयर इज अ ग्रेट नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को एक्सपैंड करना क्यों जरूरी है। तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि जो इनफॉर्मल लेंडर्स है वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, इससे जो बोरोवर का इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि रूरल इंडिया में सिर्फ 50% लोग ही अपना जो नीड है वो फॉर्मल सेक्टर लोन से पूरा कर पाते हैं। ठीक है, बचा 50% अभी भी डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्सेज पे। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको आप ये भी लिख सकते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, चलिए, तो मेन टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, ये चल रहा था ना, व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट। तो पहला चीज़ ये सजेस्ट करता है कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स है उनको एक्सपैंड करना जरूरी है। दूसरा चीज़ ये क्या सजेस्ट करता है, देखिए, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans। ठीक है, एक्सपैंड करना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हर किसी को ये लोन मिले। एट प्रेजेंट हो क्या रहा है कि इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। अभी हो क्या रहा है कि जो सिर्फ रिच हाउस होल्ड है वही ये फॉर्मल क्रेडिट ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट होता है, कोलेट्रल रखने के लिए कोई चीज़ होता है। ठीक है, और पुअर जो लोग हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो ये भी जरूरी है कि ये जो लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो, ज़्यादा इक्वली हो, हर लोगों में ये लोन बटे, ताकि गरीब भी इस चीप लोन का बेनिफिट उठा पाए। समझे कि नहीं समझे, चलिए। अब यहाँ से आपसे बैंक के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि बैंक क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। तो बैंक का बहुत सारा रोल हमने देखा है। नंबर 1, पीपल का मनी सेफ रखता है। नंबर 2, पीपल को इंटरेस्ट पे करता है। नंबर 3, ये लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और नंबर 4, इनका जो लोन होता है वो काफ़ी चीप होता है, इससे जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। देखिए क्या है, अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो पुअर हाउस होल्ड है इनका मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, इनफॉर्मल सोर्स से ये लोन लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन जाता है। समझे कि नहीं समझे, तो ऐसा क्यों है, क्यों पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सोर्स से लोन ज़्यादा लेते हैं। तो इसका पहला रीज़न तो ये है कि रूरल इंडिया में हर जगह बैंक्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये पहला रीज़न हो गया कि ये पुअर हाउस होल्ड कहाँ से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जहाँ पे बैंक्स प्रेजेंट भी है वहाँ पे बैंक से लोन लेना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है बैंक को क्या चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कोलेट्रल चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ पुअर हाउस होल्ड के पास जनरली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो रीज़न से जो पुअर हाउस होल्ड है वहाँ पे इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दूसरा तरफ है इनफॉर्मल लेंडर्स, जैसे कि हो गए मनी लेंडर्स। ये लोग चूँकि बोरोवर्स को पर्सनली जान रहे होते हैं, इसलिए ये लोग बिना कोलेट्रल के भी और बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के भी लोन दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो पुअर हाउस होल्ड है इनके पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, इनफॉर्मल जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है ये लोग क्या करते हैं, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं,
और कोई रिकॉर्ड नहीं रखते ट्रांजेक्शन का और बाद में गरीब बोरोवर्स को हरास करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हमने समझ रखा है। तो रिसेंट ईयर्स में लोगों ने क्या किया, एक नया तरीका निकाल लिया है गरीबों को लोन देने का। वो तरीका क्या है देखिए, द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG बहुत फेमस नाम है, एंड पूल या फिर कलेक्ट देयर सेविंग्स। तो आइडिया ये है कि जो रूरल पुअर है उनको ऑर्गेनाइज करना है, खासकर से वुमेन को ऑर्गेनाइज करना है छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद इन सब का जो सेविंग्स है उसको पूल यानी कलेक्ट करना है। ठीक है, तो नॉर्मली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं आस पड़ोस के ही। ठीक है, जो रेगुलर मिलते हैं और अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। कितना पैसा जमा करेंगे तो सेविंग डिपेंड करता है, 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लोन ले सकते हैं टू मीट देयर नीड्स। ये ग्रुप इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा इस लोन के ऊपर, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी लेस होता है मनी लेंडर के इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप 1-2 साल तक अच्छे से काम करता है तो ये ग्रुप एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, लोन दे देता है, लेकिन एक शर्त है कि जो लोन है वो ग्रुप के नाम पे दिया जाता है। ग्रुप में अगर 15-20 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से जाके लोन ले लेंगे। ठीक है, आपको जो लोन मिलेगा वो ग्रुप के नाम पे मिलेगा, समझे। और इस लोन का एम क्या होता है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, लोग खुद ही रोज़गार ढूंढ लें, ये एम से ये लोन दिया जाता है। इसके बाद देखिए, फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, एग्जाम्पल बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बैम्बू, क्लोथ, फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम, कैटल एट्सेट्रा। तो अगर आप लोन इस सब रीजन से ले रहे हैं तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अगर आप अपने कोई ज़मीन बंधक रखा है, वो ज़मीन छुड़वाना है तो ये लोन मिल जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरा करना है, फॉर एग्जांपल बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, हाउसिंग मटेरियल के लिए लोन मिल जाएगा। फिर सीविंग मशीन खरीदना है, हैंडलूम, कैटल, जो भी खरीदना है आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ये सबसे तो लोग काम करके अपना अर्निंग ही इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। तो ग्रुप के मेंबर्स ही ये सब डिसीजन लेते हैं लोन से और सेविंग से रिगार्डिंग। ठीक है, द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड। ग्रुप डिसाइड करता है कि किसको कितना लोन देना है, किस पर्पज़ के लिए देना है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, कितना रीपेमेंट शेड्यूल होना चाहिए, मतलब कब तक वो पैसा लौटाएगा। ये सब जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये ग्रुप ही डिसाइड करता है। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई SHG है, इसने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो बैंक तो ग्रुप के नाम पे लोन दिया है, लेकिन वो पैसा किसी एक पर्सन को मिला अब। ठीक है, अब मान लीजिए ये पर्सन पे नहीं कर पाया ठीक से, तो क्या होता है कि इसमें जो बाकी मेंबर्स है वो आगे आते हैं और वो उस लोन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लोन को चुकाने के लिए। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप। अगर कोई एक मेंबर लोन को रीपे नहीं कर पाया तो कोई अदर मेंबर उसको तुरंत फॉलो अप करेगा, वो भी काफ़ी सीरियसली। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGs इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। अब देखिए, तो इसी से बैंक चाहती है, बैंक विलिंग है इन SHG को लोन देने के लिए जिसमें पुअर वुमेन है। ठीक है, भले ही ये SHG के पास कोई कोलेटरल ना हो रखने के लिए, लेकिन ये लोग का काम करने का जो ऑब्जेक्टिव है वही इतना अच्छा है कि बैंक भी पसंद करती है इनको लोन देना। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बैंक क्यों SHG को लोन देना प्रीफर करती है, तो ये 2 रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं SHG का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखा गया है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि SHG हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। तो अगर किसी के पास कोलेटरल नहीं है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है SHG में। ठीक है, ये पहला एडवांटेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बिना कोलेटरल के भी लोन मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब डिपेंड करता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। आप चाहे तो इसे 2 पॉइंट भी बना सकते हैं। नंबर 1 में आप लिख देंगे कि यहाँ पे टाइमली लोन मिल जाता है वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए, और नंबर 2 इसका दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रीजनेबल होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। मतलब
अगर हम रूरल एरिया का बात करें तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था के रूप में जो काम करता है वो क्या है, एसएचजी है, मतलब ये सबसे बेसिक लेवल वाला संस्था है, ठीक है। फिर आगे देखिए, नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। फिर देखिए इससे क्या होता है कि वुमेन जो है वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होते हैं, ये अगला एडवांटेज हो गया। फिर अगला इसका एडवांटेज है कि जब वुमेन लोग मिल के कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे कुछ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज भी डिस्कस हो जाते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो कि काफ़ी ज़रूरी है एक सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे होता है। तो ये सब कुछ एडवांटेज हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएचजी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी पुअर को ऑर्गेनाइज होना है, खासकर से वुमेन को, और अपना जो सेविंग्स है उसको एक जगह पूल करना है, ठीक है। फिर इसी में पूछेंगे कि हाउ डू दे वर्क, तो कैसे काम करते हैं, तो आपको ये सब पूरा बात लिखना पड़ेगा। टिपिकल एसएचजी में 15 से 20 मेंबर होते हैं, सेविंग्स करते हैं सब, ठीक है। फिर स्मॉल लोन्स ये सब पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं, फिर बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ये सारा बात लिखना पड़ेगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एसएचजी फॉर द पुअर, एसएचजी का एडवांटेज बताइए, तो ये सब एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बैंक वाला क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि बैंक क्यों एसएचजी को जल्दी लोन दे देता है। चलिए आगे यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में लिखा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे इस बैंक का नाम। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन बिलोंगिंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके ज़्यादातर मेंबर्स, इस बैंक के जो मेंबर्स है वो वुमेन है और काफ़ी गरीब तबके से आते हैं लोग, ठीक है। तो बस बैंक का नाम आप याद रखेंगे काफ़ी होगा, और साथ ही साथ ये भी याद रख कर लेंगे कि इस बैंक के जो फाउंडर थे वो कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इस बैंक के फाउंडर कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड एसएचजीज, तो आपको लिखना पड़ेगा बांग्लादेश, ठीक है। बैंक का नाम पूछते तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश लिखते। फिर हु हैड इनिशिएटेड द प्रोग्राम, प्रोग्राम को इनिशिएट किसने किया, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। चलिए तो यही था ये पूरा चैप्टर। एक बार अगर क्विक समराइज करें इस पूरे चैप्टर को, तो सबसे पहले हमने देखा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद हमने देखा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। एक तरफ डिपॉजिटर होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, ठीक है। डिपॉजिटर को कम रेट इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, और इन दोनों का ही डिफरेंस बैंक का इनकम होता है। फिर हमने पढ़ा क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, फिर क्रेडिट कैसे किसी का सिचुएशन बिगाड़ देता है, वर्ड्स ऑफ कर देता है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फिर हमने देखा टर्म्स ऑफ क्रेडिट काफ़ी डिफरेंट है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स के बीच में। फिर हमने ये भी देखा कि जो रिच हाउस होल्ड्स है वो लोग फॉर्मल सेक्टर से ईजिली लोन ले लेते हैं, और जबकि जो पुअर हाउस होल्ड है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर अभी भी डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये क्या इसेंशियल है, अभी इसेंशियल ये है कि फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, यानी बैंक और कोऑपरेटिव्स ज़्यादा क्रेडिट दे, और दूसरा ये है कि ये क्रेडिट तो दे लेकिन गरीबों को भी क्रेडिट दे, ठीक है, इक्वली शेयर हो ये लोन, ठीक है। तो ये दो अभी चीज़ इसेंशियल है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मेजोरिटी ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द डैश हाउस होल्ड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट कौन लेता है, तो पुअर हाउस होल्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पुअर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेट बर्डन। तो डेट बर्डन कैसे हो जाता है, तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से। डैश इश्यूज करेंसी नोट्स, तो कौन करेंसी नोट इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, डैश इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स एंड यूजेज एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड। वो एसेट का नाम क्या है बताइए, सही कहा आपने, कोलेट्रल, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 MCQ भी है। नंबर 1, इन SHG मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाई। तो डिसीजन कौन लेता है, तो मेंबर्स ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। फॉर्मल सोर्स में क्या नहीं आता है, तो एम्प्लॉयर्स नहीं आता है, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए वीडियो एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे। ये 3 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश बाय द बैंक इन इंडिया। बैंक कितने % डिपॉजिट अपने पास कैश के रूप में रखती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है।
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड हैव। एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना है। और क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो डैट। अगर हम फॉर्मल लोन जो है वो ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, आराम से सोच के इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए फिर, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो हम क्वेश्चन बोले हैं उसको अच्छे से नोट कीजिएगा और जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे ही आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही आपका नोट्स होगा, ठीक है। अलग से और कोई नोट पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन भी विजिट कीजिए, वहाँ पे बाकी सब सब्जेक्ट्स, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, SST, ये सारा चीज़ पढ़ा के रखा हुआ है, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।